हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो हम पांडु डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बारे में हमने अभी तक इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री देख ली कि ये डायनेस्टी का फाउंडेशन कैसे हुआ, कैसे इसका नींव रखा गया, इस डायनेस्टी कौन बनाया था। तो हमने देखा कि इंद्रबल, ये कल का पार्ट है ना। आज का पार्ट में हम अभी मेजर रूलर्स से ही कंटिन्यू करेंगे, पर एक बार के लिए आप रिकॉल कर लो मेरे साथ में, तो आराम से पढ़ने में इजी रहेगा। तो पांडु डायनेस्टी में हम देख रहे थे इंद्रबल जो रहता है इसका सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट रूलर जो है इसका बहुत ही मेजर रूलर है, क्योंकि इसी ने ही इस इंद्रबल ने ही पांडु डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा, नींव रखी। और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हमने कल देखी ही थी कि कैसे इसने नींव रखी। पहले ये सर्वाधिकारिकर्ता के पोस्ट में अपॉइंटेड रहता है सुदेव राज के यहाँ, और सुदेव राज की जो शरवपुरी डायनेस्टी है उसको ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये वहाँ पे सर्वाधिकारिकर्ता के पोस्ट में रहता है तो इसके पास बहुत पावर रहता है। तो इस पावर का थोड़ा मिसयूज़ करके इसने, थोड़ा क्या अच्छा खासा मिसयूज़ करके ये अपनी एक नई डायनेस्टी बनाता है और जो पहले शरवपुरी डायनेस्टी रहती है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ठीक है। और इसकी डायनेस्टी के बहुत सारे नाम हमने देखे थे, क्या क्या नाम थे कल मैं बार बार रिपीट करवाई थी, तो आई होप आप लोग को याद हुआ होगा। सोमवंश, शशिवंश, सीतांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश। वंश की जगह आप डायनेस्टी भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली चलेगा। आप समझ लेना कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। वंश बोल रही हूँ मतलब कि वो डायनेस्टी की बात हो रही है, अब इतना तो रिलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चंद्रमा के ऊपर बेस्ड थी। सारी जितने नाम है ना हमने देखे, सोमवंश, शशिवंश, सीतांशु, विमलांबर, पूर्णचंद्र, ये सारे कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड थे। इस पे भी हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था कल। और फिर हम आ गए थे मेजर रूलर्स के ऊपर। तो मेजर रूलर्स में हमने किसका किसका नाम देखा था? उदयन का नाम देखा था, जो कि इंद्रबल के फादर रहते हैं और पांडु डायनेस्टी के फर्स्ट नोन पर्सन और फाउंडर भी इनको बताया गया है। फिर हमने देखा कि एक रॉक एडिक्ट था, कालिंजर रॉक एडिक्ट, जिसमें उदयन के बारे में बताया गया कि वो फर्स्ट नोन पर्सन थे और फाउंडर भी थे। और इनके कॉपर प्लेट रॉक एडिक्ट, मतलब आगे हम जिस रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। फिर हमने देखा इंद्रबल के बारे में। तो इंद्रबल हम सब जान गए हैं अभी तक इंद्रबल को, कि ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी रूड कैरेक्टर है, और रूड भी नहीं, ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है वाला कैरेक्टर है। तो इसने जहाँ पे ये जिन लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उन्हीं का भरोसा इसने तोड़ के उनका डायनेस्टी ख़त्म करके अपना नया डायनेस्टी बना लिया। ये उदयन का बेटा रहता है, ये हमने देखा। और ये शरवपुरी रूलर सुदेव राज के यहाँ पे सामंत के तौर पे सर्वाधिकारिकर्ता के पोस्ट पे अपॉइंटेड रहता है। फिर इसको रियल फाउंडर भी बोला जाता है पांडु डायनेस्टी का, क्योंकि असली काम तो इसी ने करा ना, शरवपुरी को ख़त्म करके अपना नया डायनेस्टी बनाया। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इसने शादी करी थी लोक प्रकाशा से, जो कि शरवपुरी राजकुमारी थी, शरवपुर में राजकुमारी थी, उससे इसने शादी कर लिया था। नाम था लोक प्रकाशा। फिर इसने इंद्रपुर नाम का शहर भी बनवा दिया, जो कि अभी का खरौद है। और फिर इसके 4 बेटे हुए, उन चारों के बारे में हमने डिटेल में देखा। सबसे पहला था नन्न प्रथम, जो कि आगे चल के इसका मतलब बड़ा बेटा रहता है तो आगे चल के इसका उत्तराधिकारी भी बनेगा,
ईशान देव के बारे में देखा, सूरबल के बारे में देखा, भवदेव रणकेसरी जो था रूलर उसके बारे में देखा। ये चारों भाई रहते हैं। तो सबसे पहले हम ईशान देव ने एक लक्ष्मणेश्वर टेम्पल को बनवाया है। कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, वो बनवाया था। और बाकी ये सब का डिटेल्ड स्टडी हमने कल के वीडियो में करा है, आप उसमें देख लेना। उसके बाद भवदेव रणकेसरी को चिंता दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक रॉक एडिक्ट मिला था, बंधक रॉक एडिक्ट। और इसने एक बुद्धिस्ट टेम्पल रेनोवेट करवाया था, बनवाया नहीं था, रेनोवेट करवाया था। फिर आता है नन्न राज या नन्न देव या फिर नन्न प्रथम। ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम हैं, कुछ भी बोल लो। ये इंद्र बल का सबसे बड़ा बेटा रहता है और ये अपने भाइयों को मंडलाधिपति बनाते हैं अलग अलग जगहों का। इसकी शादी हुई रहती है, इसके साथ ये जो ट्रेजेडी हुई रहती है कि इसकी शादी हुई रहती है, फिर इसको बहुत समय तक बच्चा नहीं होता है। इसने एक बच्चा गोद लिया रहता है, गोद लिए हुए बच्चे का नाम रहता है तीवर देव। और तीवर देव को ही आगे जाके सत्ता मिलती है। फिर क्या होता है कि तीवर देव को जब ये गोद ले लेता है तो उसके बहुत समय बाद में इसका अपना खुद का बच्चा भी हो जाता है, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त। ठीक है, नन्न प्रथम का या नन्नराज प्रथम या नन्नदेव प्रथम का। तो तीवर देव कौन रहता है? नन्नराज प्रथम का एडॉप्टेड चाइल्ड, जिसको महाशिव तीवर देव भी बोला जाता है। इसने इसके पास में सकल कौशलाधिपति का टाइटल था और इसने अपना राज काफ़ी दूर तक फैला रखा था। कुछ कौशल, उत्कल और भी अन्य स्टेट्स में इसने अपना राज फैला रखा था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट तीवर देव के बारे में जानने वाली बात यह है कि इसके समय को, इसके रूलिंग पीरियड को ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड बोला जाता है। उत्कर्ष का समय था वो पांडु डायनेस्टी का। ये फैक्ट याद रखेंगे। इसके कॉपर प्लेट अपने को 3 कॉपर प्लेट मिले जो कि राजीम, बालोद और बोंदा से मिले। इसके पास में परम वैष्णव का भी टाइटल था। अब हम देखते हैं अगला जो है नन्नराज प्रथम। ठीक है, तो ये रहता है तीवर देव का बेटा और उसका उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ तीवर देव। पहले मैं पॉइंट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। वैसे इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो नन्नराज द्वितीय के नाम से ये राज करता है। नन्न मतलब ये अपने दादाजी के नाम पे राज करता है। तीवर देव ने अपने बाप के नाम पे ये तीवर देव तो अडॉप्टेड था ना, लेकिन इसने अपने बाप के नाम पे ये राज करवाता है अपने बेटे को। तो नन्नराज सेकंड, सक्सेसर ऑफ तीवर देव, टाइटल कौशल मंडलाधिपति, कॉपर प्लेट अड़भार शक्ति, children, he had no successor, that is why the power entrusted to his uncle Chandragupta। नन्नराज द्वितीय का क्या रहता है? ये तीवर देव का बेटा रहता है। ठीक है, इसके पास में कौशल मंडलाधिपति का टाइटल रहता है। ठीक है, कौशल मंडलाधिपति। और इसके बाप के पास में क्या रहता है? सकल कौशलाधिपति। और ये कौशल मंडलाधिपति है ना, डिफरेंस है दोनों टाइटल में। फिर कॉपर प्लेट इसकी मिलती है अड़भार शक्ति से। ठीक है, जगह का नाम है अड़भार। फिर इसके बच्चे जो हैं, इसका खुद का कोई भी बच्चा नहीं होता है, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। इसीलिए जो सारे पावर है वो इसके चच्चा चंद्रगुप्त को मिल जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त नन्नराज प्रथम का बायोलॉजिकल चाइल्ड रहता है ना, और इसका चच्चा रहता है नन्नराज द्वितीय का चाचा चंद्रगुप्त। तो चाचा जी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खास ये व्यक्ति का था नहीं। और फिर चंद्रगुप्त के बाद में हर्षगुप्त आएंगे, उसके बारे में पढ़ना, वो एक अच्छा उसके बारे में है इन्फॉर्मेशन, वो पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त
इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हर्षगुप्त की, चाहो तो चंद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ सकते हो, रेफ़र कर लेना उसके लिए बुक्स, पर अभी अब हमारे पास जो है टॉपिक है हम उसमें से देखेंगे। तो अभी हम हर्षगुप्त पे आएंगे। हर्षगुप्त का सबसे पहले देखेंगे मैरिज। इसका शादी हुआ रहता है वाष्टा देवी से। किससे हुआ रहता है? वाष्टा देवी, ना नाम याद रखना, वाष्टा देवी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इसकी शादी का। ये हर्षगुप्त का शादी किससे हुआ था? वो वाष्टा देवी है। अब ये वाष्टा देवी कौन है? ठीक है, तो शी वॉज द डॉटर ऑफ सूर्यवर्मा द मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज यूपी। पहले मैं पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। शी वॉज द डॉटर ऑफ सूर्यवर्मा द मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज यूपी। आफ्टर डेथ ऑफ हर्षगुप्त his wife Vashta Devi built a temple in Sirpur called Lakshman Temple in the memory of her husband, which is made up of red bricks, and it is a Vishnu temple. The rock edict of Sirpur Lakshman Temple was created by Chinta Turang। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो वाष्टा देवी रहती है ना, ये मौखरी राजवंश में, मौखरी के यहाँ मौखरी रूलर क्या नाम रहता है? सूर्यवर्मा की बेटी रहती है। और मौखरी की सबसे मतलब एक और ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है, वो है कि मौखरी का कैपिटल कन्नौज था। ठीक है, मौखरी का कैपिटल था कन्नौज। और ये ना, ये सारा उत्तर प्रदेश का इलाका है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की थी राजकुमारी, सूर्यवर्मा की बेटी थी। उस समय उसका नाम था मौखरी वंश, मौखरी डायनेस्टी बोल लो। मौखरी रूलर था ये सूर्यवर्मा, उसकी बेटी थी वाष्टा देवी, जिससे शादी हुआ था हर्षगुप्त का। और इस ये जो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका आएगा क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना, इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ोगे, उस समय पता चलता है कि ये जो हर्षवर्धन जो ये क्या बोलेंगे नेशनल डायनेस्टी हुआ ना, अभी तो हम रीजनल डायनेस्टी देख रहे हैं, हर्षवर्धन नेशनल डायनेस्टी में आएगा। उसकी बहन का भी शादी मौखरी डायनेस्टी में हुआ था, जिसका नाम राजश्री था। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन का शादी हुआ था मौखरी डायनेस्टी में, और ये मौखरी की राजकुमारी थी ना वाष्टा देवी, अंतर समझना, इसीलिए इसका रिलेशन है हर्षवर्धन से भी। तो हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? राजश्री, जिसकी शादी हुई थी मौखरी डायनेस्टी में। तो ये सब मैं ऊपर की स्टोरी बता रही हूँ ना, ये मतलब ये फैक्ट्स ऐड करने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, वो तो मैं बीच में नाम आ गया इसलिए बता दे रही हूँ कि ये मौखरी की जो मौखरी की में शादी हुआ था इसका, वो हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका शादी हुआ था मौखरी डायनेस्टी में। और मौखरी की ही राजकुमारी थी वाष्टा देवी, जिसका शादी किससे हुआ था? हर्षगुप्त से। ठीक है, फिर क्या होता है, हर्षगुप्त के मरने के बाद जो इसकी वाइफ वाष्टा देवी रहती है, ये एक मंदिर बनवाती है सिरपुर में, जिसको लक्ष्मण मंदिर बोला जाता है, अपने पति के याद में, अपने पति हर्षगुप्त के याद में वाष्टा देवी एक टेम्पल बनवाती है। और इसकी ख़ास बात ये रहता है कि उस समय तो मतलब सब पहाड़ के मतलब चट्टान वट्टान टाइप के चीज़ों से मंदिर बनता था, पर ये मंदिर या फिर और भी जो कंस्ट्रक्शन होता था तो वो पत्थरों वाली चीज़ से होता था, पर जनरली ऐसा होता था। पर इस केस में इसने लाल ईंटों का, रेड ब्रिक्स का यूज़ किया था। और ये जो मंदिर बनवाया था वो किसका मंदिर था? वो विष्णु भगवान का मंदिर था। और मंदिर का नाम क्या था? लक्ष्मण मंदिर था नाम, लक्ष्मण मंदिर इसने अपने पति हर्षगुप्त के याद में बनवाया था, जो कि कहाँ का था? सॉरी, किसका था?
ये विष्णु भगवान का था और इसने ये जो मंदिर बनवाया था ये अपने बेटे के कार्यकाल में बनवाया था। अभी आएगा, इसका बेटा भी आएगा, लेकिन ये जान लो कि ये अपने बेटे के कार्यकाल में वाष्टा देवी ने अपने पति की याद में, स्मृति में, हर्षगुप्त जो कि उसके पति थे उसकी याद में मंदिर का निर्माण करवाती है, जो जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर, और जो कि लाल ईंटों से बनाया गया था और ये भगवान विष्णु का मंदिर था। तो ये काफ़ी जैसे ताजमहल बनवा दिए ना शाहजहाँ ने अपनी बीवी के याद में, वैसे ही इसने अपने पति के याद में लक्ष्मण मंदिर बनवा दिया। ठीक है, अब अगला फैक्ट, ये अगला पॉइंट ये है, हाँ, और इसने अपने बेटे के कार्यकाल में ना, जब ये मंदिर बन रहा था उस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि इसका बेटा था उसके कार्यकाल में ये बना था। ठीक है, और द रॉक एडिक्ट ऑफ सिरपुर लक्ष्मण टेम्पल वॉज क्रिएटेड बाय चिंतातुरंग। अब नेक्स्ट जो रूलर अपना आएगा वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है क्योंकि इसके समय पे ही, इसी के समय महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय को ही गोल्डन एरा बोला गया है ना, गोल्डन एज बोला गया है। इससे पहले जो महाशिव तीवर देव था उसका ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड था, उत्कर्ष रूलिंग पीरियड था, उत्कर्ष का समय पांडु डायनेस्टी का था, पर इसका स्वर्ण काल बोला गया है, स्वर्ण काल। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा, याद करना। और ये अभी चलेगा ना महाशिवगुप्त, कल भी हम इसके बारे में और भी फैक्ट्स देखेंगे, इतना ही नहीं है, ये फैक्ट्स और आएंगे कल महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। अभी तो हमने थोड़े ही देखे, फिर इसके उत्तराधिकारी आएंगे और ये स्टोरी अभी चलेगी। तो सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स मैं पढ़ूँगी और फिर उन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। ठीक है, बीइंग एफिशिएंट इन आर्चरी सिंस चाइल्डहुड ही वाज कॉल्ड बालार्जुन। रूलिंग पीरियड 595 AD to 655 AD। 595 AD and 655 AD. Copper plate, 27 copper plates found from Sirpur. Religion, his ancestors were the follower of Vaishnavism, but Mahashivgupta was the follower of Shaivism. He was generous to other religions as well and was secular. Capital, Sirpur. During his ruling period, Sirpur was a prominent center of Buddhism and the glory of Sirpur was extended to far and wide. ठीक है, तो अब हम इसका 1 by 1 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, इसका नाम बालार्जुन क्यों पड़ा, क्योंकि ये बचपन से ही आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, वो जो तीरंदाजी समझ रहे हो ना, मतलब वो जो धनुष बाण चलाने में ये एक्सपर्ट था, इसकी एक्सपर्टीज़ थी धनुष बाण चलाने में। हाँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ऐसा इसने कहा था। बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड, बहुत अच्छा ये आर्चरी में था, मतलब धनुष चलाने में था, तो इसलिए इसको अर्जुन, अब छोटा बच्चा था ना तो बाल अर्जुन बोला गया। कि अर्जुन क्यों फेमस है, वो महाभारत वाला अर्जुन, क्योंकि वो मछली के आँख में मछली की आँख में आँख बंद करके भी निशाना लगा दिए थे, है ना, ऐसा स्टोरी है ना, इतने एफिशिएंट थे वो तीरंदाजी में। तो सेम वैसे ही ये
ये भी तीरंदाजी में बहुत एक्सपर्ट था, बहुत एफिशिएंट था। इसके लिए इसको, और छोटा था अपने बचपन से ही था, तो इसीलिए अर्जुन के नाम पे इसका नाम ऐसे बाल अर्जुन पड़ गया। ठीक है। इसका रूलिंग पीरियड रहता है 595 AD से 655 AD तक। कब से कब तक? 595 AD से 655 AD तक। और ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सब जो डेट्स है ना, हिस्ट्री तो डेट्स पे ही है, तो डेट से क्वेश्चन बन सकता है, तो भूलना नहीं। 595 AD to 655 AD। ठीक है। अब BC ख़त्म हो चुका है ना, अब AD आ गया है, तो रूलिंग पीरियड था इसका, उसको याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कॉपर प्लेट्स। तो इसका जो कॉपर प्लेट है ना, इसका टोटल 27 कॉपर प्लेट मिला है। टोटल 27, समझ रहे हो? ताम्रपत्र इसका 27 मिला है। और कहाँ से मिला है? सिरपुर से मिला है। तो सब ये जो 27 कॉपर प्लेट या ताम्रपत्र मिला है ना, ये सबसे ज़्यादा मिला है, मतलब सर्वाधिक है। जितने रूलर्स आए ना, उसमें सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अमंग ऑल रूलर्स। 27 कोई आम बात है, अभी तक किसी का मिल रहा था 6 मिल रहा था, 7 मिल रहा था, 5 मिल रहा था, 2 1 ऐसे ऐसे तो मिल रहा था, 3 मिल रहा था। तो लेकिन इसका टोटल 27 ताम्रपत्र मिला है सिरपुर से। अब काफ़ी कुछ लिखा होगा, काफ़ी कुछ डिटेलिंग होंगी क्यों, और इसी का टाइम को तो गोल्डन पीरियड भी बोला गया है, तो इतना तो मिलेगा ही। तो सारे रूलर्स में, सारे शासकों में सबसे ज़्यादा इसी के कॉपर प्लेट, टोटल 27 कॉपर प्लेट मिले हैं। इसके बाद इसका जो रिलीजन देख लेते हैं हम। तो रिलीजन में अभी तक हम जितने देखते आए ना, सारे वैष्णविज़्म के फॉलोअर थे। ठीक है। जो इसके एंसेस्टर्स थे वो वैष्णविज़्म फॉलो कर रहे थे। इसके पहले मिला था ना वो परम वैष्णव, कोई खिताब लेके रखा है, उपाधि लेके रखा है। तो सारे के सारे इसके जो एंसेस्टर्स थे वो वैष्णविज़्म या वैष्णव धर्म फॉलो करते थे। लेकिन जो महाशिव गुप्त थे वो शैव धर्म का अनुयायी था। ये शैव धर्म को मानता था, शैविज़्म मानता था, शैविज़्म का फॉलोअर था। ठीक है। और ये मतलब इतना अच्छा व्यक्ति था कि ये अपने धर्म, ऐसा नहीं था कि मैं जो धर्म फॉलो कर रहा हूँ उसी धर्म को अगले तुमको भी फॉलो करना है, जैसे पीसफुल कम्युनिटी करते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। तो इसने ये दूसरे रिलीजन के प्रति भी जेनरस था, दिलदार था, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं था। तो और इतना ही नहीं, ये सेक्युलर भी था, रियल सेक्युलर, आज का वाला सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का कीड़ा वाला नहीं। ठीक है। तो he was generous to other religions as well and was secular। फिर इसका कैपिटल सिरपुर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सिरपुर ही होगा कैपिटल इसका। और इसके जितने भी ताम्रपत्र मिले वो सारे के सारे सिरपुर से ही मिले हैं। ठीक है। ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड सिरपुर वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म एंड द ग्लोरी ऑफ सिरपुर वॉज एक्सटेंडेड टू फार एंड वाइड। अब होता क्या है कि जब इसका रूलिंग पीरियड चल रहा था, जब ये राज कर रहा था, इसका शासन का समय, उस समय सिरपुर को बुद्धिज़्म का एक प्रोमिनेंट सेंटर बोला गया है। हमने देखा था ना ये वैनचांग की कौन सी बुक थी, उसने कौन सा लिखा था, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था वैनचांग, पढ़े थे ना? याद करो नहीं आया? सीयू की, अजीब सा नाम लिखा था ना वो। और उसमें छत्तीसगढ़ को क्या बुलाया था वो? किया स्लो, है ना? सब भूल जाओ, आगे पाठ पीछे सपाट। ठीक है। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं।
जब इसका रूलिंग पीरियड था ना, जब इसका शासनकाल था, उस समय सिरपुर को बुद्धिज़्म का एक प्रोमिनेंट सेंटर बोला जाता था। मतलब कि सिरपुर में ही बुद्धिज़्म का काफ़ी अच्छा खासा वर्चस्व रहा होगा। काफ़ी लोग बुद्धिज़्म का मतलब जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनका आना जाना, उनके अनुयायी रहे होंगे, और उनका जो वो बोलते हैं ना यार स्पीच वगैरह होता है वो सब होता होगा। तो इसीलिए उस समय इसकी रूलिंग पीरियड के समय बुद्धिज़्म का ये एक प्रोमिनेंट सिरपुर जो है प्रोमिनेंट सेंटर था। और इसकी जो ख्याति थी, जो ग्लोरी थी, ये यहीं तक सीमित नहीं थी। सिरपुर की जो ग्लोरी थी वो बहुत दूर देश तक भी फैली हुई थी, फार एंड वाइड। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक बस यहीं तक था। इसके बाद में हम कल देखेंगे इसकी उपलब्धि क्या क्या रही, इसने क्या क्या बनवाया। अब इतना जो इसका स्वर्ण काल था तो इसने क्या क्या बनवाया। ठीक है, और भी 2-3 फैक्ट्स हैं इसके बचे हुए, वो हम कल कवर करेंगे। फिर इसके सक्सेसर मतलब इसके उत्तराधिकारी देखेंगे। फिर पांडु वंश के बारे में और देखना है क्या क्या है। तो अभी तो काफ़ी बचा हुआ है, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज सबसे पहले तो हमने रिकैप से स्टार्ट किया था। जो कल वाला पार्ट था बचा हुआ, उसको हमने एक छोटा सा रिकैप देखा था उसका। उसके बाद हम आ जाते हैं नन्नराज सेकंड पे, जो कि तीवर देव का उत्तराधिकारी था। उसके बारे में हमने देखा, उसकी कहानियाँ सुनी। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त, जो कि ये नन्नराज सेकंड का चचा था। इसके पास में पावर रहती है, पावर सौंप दी जाती है नन्नराज का, क्योंकि खुद का कोई बच्चा नहीं होता है, इसलिए पावर जो है, जो शासन है वो चंद्रगुप्त को दे दिया जाता है। फिर चंद्रगुप्त का आता है, चंद्रगुप्त के बाद आता है हर्षगुप्त। फिर हमने हर्षगुप्त के बारे में देखा, उसकी शादी देखी, किससे हुई थी, वास्ता देवी से हुई थी। वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो यूपी कन्नौज की राजकुमारी थी, सूर्यवर्मा की बेटी थी। उसके बाद हमने देखा कि उसकी पत्नी जो है, उसकी औरत जो है वो वास्ता देवी जो है वो मंदिर बनवाती है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, जो कि एक विष्णु भगवान का मंदिर है और लाल ईंटों से बनाया गया था। फिर हमने देखा, और ये अपने बेटे के कार्यकाल में ये मंदिर बनवाती है, ये हमने देखा। फिर हम देखे महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। फिर महाशिवगुप्त के बारे में फैक्ट्स हमने देखे। फिर उसके कॉपर प्लेट्स देखे। फिर उसका रिलीजन देखा, कैपिटल हमने देखा। और यहीं तक का था आज का साथ जो था। बाकी कल और देखते हैं इसके बारे में, इसकी उपलब्धि क्या क्या रही, इसने क्या क्या बनवाया, वो सब कल की क्लास में। तो आई होप समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो इग्नोर कर देना, और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।